एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप जो हमने पिछली क्लास में कवर किया था वो आपने एक बार गो थ्रू कर लिया होगा और आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में कवर किया था एक टॉपिक दैट वाज द फिक्सेशन ऑफ द स्टॉक लेवल्स। ठीक है, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल और उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था दैट वाज द फिक्सेशन ऑफ लेवल्स। इसी चैप्टर का सेकेंड टॉपिक जो हमने कवर करना है दैट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ईओक्यू के नाम से डिनोट कर लेते हैं। और इसका हमने एक नाम और डिस्कस किया था लास्ट क्लास में दैट वाज द रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो नाम मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, और वाले नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान से याद करना है। ठीक है, तो इसके नाम से ही अगर इसकी डेफिनेशन बनाने की बात करें कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है ताकि वो मुझे इकोनॉमिकल हो जाए या इकोनॉमिकल पड़े। ठीक है, द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड ईच टाइम so that the total cost is minimized without any discount। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम एक बारी में कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर करें। एक बारी में ईच टाइम हमने लिखा है, तो एवरी टाइम व्हाट क्वांटिटी इज टू बी ऑर्डर्ड ताकि उसके ऊपर लगने वाली जो पूरे साल में टोटल कॉस्ट होगी वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, बिना किसी डिस्काउंट के। हम ये अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि जो मेरा सप्लायर है उसने मुझे कोई डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो डिस्काउंट के बिना एक बारी में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है ताकि उसके ऊपर लगने वाली पूरे साल की टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, दैट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और एक चीज ध्यान रखेंगे, डिस्काउंट अगर नहीं गिवन है तो दिस विल ऑलवेज गिव यू द मिनिमम टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है कि सबसे सस्ता हमें इसी तरह से ऑर्डर करने पे पड़ता है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला है 2CO डिवाइडेड बाय I अंडर द रूट। ठीक है, 2 इंटू सी इंटू ओ डिवाइडेड बाय आई अंडर द रूट। अब ईओक्यू हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको या तो यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं या इसको हम वैल्यूज में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा कि यूनिट्स में निकालना है या वैल्यूज में कैलकुलेट करना है? दिस डिपेंड्स ऑन द कंजम्पशन गिवन। अभी हम एक कंजम्पशन की बात करेंगे। अगर क्वेश्चन में कंजम्पशन यूनिट्स में गिवन है तो हम आंसर यूनिट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में कंजम्पशन वैल्यूज के अकॉर्डिंग गिवन है तो हम आंसर वैल्यूज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि आंसर यूनिट्स में निकालें या वैल्यूज में निकालें। चलिए, तो पहले टर्म्स डिस्कस करते हैं कि इस फॉर्मूला में जो टर्म्स लिखी हैं उसका मतलब क्या है। 2 तो एक न्यूमेरिक वैल्यू हो गई है। पहली चीज आती है C। C इज द एनुअल कंजम्पशन। यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो हम एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट्स लिख देते हैं। जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है दैट इज द एनुअल कंजम्पशन। डेली, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली जैसे भी कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन है यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एनुअल कंजम्पशन। डेली गिवन है इंटू 365, मंथली गिवन है इंटू 12, वीकली गिवन है इंटू 52, क्वार्टरली गिवन है इंटू 4, हाफ ईयरली गिवन है इंटू 2। जैसे भी कंजम्पशन क्वेश्चन में दी गई है हमें तो अपने कैलकुलेशंस के लिए एनुअल कंजम्पशन को यूज करना है। ठीक है, तो अगर यूनिट्स में गिवन है और ये वही कंजम्पशन की बात कर रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग यूनिट्स या वैल्यू में कैलकुलेशन करनी है उस चीज़ का पता चलेगा। ठीक है, तो कंजम्पशन एनुअल इन यूनिट्स अगर आपको दी गई है तो वो हमारी सी की वैल्यू बन जाएगी। वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलें, दिस इज द एनुअल कंजम्पशन इन वैल्यूज। ठीक है, दोबारा से है तो एनुअल ही है। ठीक, तो पहली टर्म दैट वाज सी विच इज द एनुअल कंजम्पशन। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है ओ। ओ इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर।
ठीक है, मैंने कॉस्ट की बात की है। कॉस्ट का मतलब ये चीज़ यूनिट्स में नहीं होगी, ये वैल्यूज़ में ही होगी, चाहे यहाँ पर कैलकुलेशन है चाहे यहाँ पर कैलकुलेशन है। ठीक है, तो दोनों के लिए एक ही चीज़ है, दिस इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है जी, दिस इज ऑल्सो नोन एज द रीपरचेज कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक है, ये दो टर्म्स कई क्वेश्चंस में यूज की गई है, तो मैंने यहां पर लिख दी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज द रीपरचेज कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो सेकेंड टर्म हमारी दैट वाज दी ओ। थर्ड हमारा कंसेप्ट आता है दैट इज आई। आई इज द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम वो हमें चाहिए है, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई। अब दो चीजें जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है, एक तो पर यूनिट है और दूसरी चीज पर एनम है। तो पर यूनिट भी होना चाहिए है, पर एनम भी होना चाहिए है। पहले मतलब डिस्कस करते हैं। कैरिंग कॉस्ट का मतलब सामान को स्टोर करने की कॉस्ट। तो एक यूनिट को पूरा साल स्टोर करने की जो कॉस्ट है दैट इज द कैरिंग कॉस्ट, या जिसको हम आई बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द होल्डिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, वेयरहाउस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, डिटेरियोरेशन कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये किसी भी नाम से क्वेश्चन में गिवन हो सकती है या मल्टीपल ये चीजें गिवन हो सकती हैं। ध्यान रखना है ये सारी चीजें आई का पार्ट है। तो आपने क्या करना है, इन सबको क्लब करके टोटल वैल्यू ऑफ आई को कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस चीज में गलती कर जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वो कहते हैं एक रॉ मटेरियल कॉस्ट आपको गिवन है जिसकी पर यूनिट वैल्यू है से 50 रुपीज की। इंटरेस्ट कॉस्ट मुझे गिवन है से 2% पर मंथ। ठीक है जी, उसके बाद हमें नेक्स्ट गिवन है दैट इज स्टोरेज कॉस्ट 3 रुपीज पर यूनिट पर एनम। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, मुझे टोटल आई की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो पहले तो ये चीज़ देखते हैं कि आई में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा, बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं। एक स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, वो भी वैल्यू। मुझे क्या चाहिए, पर यूनिट चाहिए, पर एनम चाहिए है। स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट है, पर एनम है, डायरेक्टली यूज कर लेंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट एक तो परसेंटेज है और दूसरा कंसेप्ट क्या है, पर मंथ है। तो पर मंथ को पर एनम तो बना सकते हैं, इंटू 12 कर देते हैं, तो ये 24% पर एनम हो जाएगा। अब इसको पर यूनिट में भी कन्वर्ट करना है। तो जब भी अगर आपको आई की वैल्यू परसेंटेज में गिवन है पर एनम बेसिस पे, तो उस परसेंटेज को पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जो भी आपको रॉ मटेरियल परचेज प्राइस गिवन होगी पर यूनिट बेसिस पे, ठीक है, परचेज प्राइस ऑफ द गिवन रॉ मटेरियल जिसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं पर यूनिट, उसकी वैल्यू उसके ऊपर आई परसेंटेज पर एनम आपने अप्लाई करना है। तो 50 रुपये का 24%, तो 12 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल आई कितनी हो जाएगी, 12 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम प्लस 3 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम, तो टोटल ये 15 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम मेरा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आती है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट चीज़, अगर वैल्यूज़ में आपको कैलकुलेट करना है तो उस केस में आपको आई क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चल रहा होगा तो हो सकता है क्वेश्चन में से पर यूनिट पर एनम की वैल्यू आपको ना दी गई हो। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको गिवन हो सकता है तो पर एनम परसेंटेज होगी या पर एनम में आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो जो भी परसेंटेज गिवन है डायरेक्टली आपने फॉर्मूला में वो ही अप्लाई कर देनी है। तो जैसे इस केस में हमारी 24% हमने कैलकुलेट की थी, तो जो भी यहाँ पर आंसर होगा 2 × C × O डिवाइडेड बाई 24%, आपने डायरेक्टली वो 24% फॉर्मूला में डाल देना है।
ठीक है, ध्यान रखना है 24 से डिवाइड नहीं करना है, 24%, दैट इज 24/100, या आप इसको 0.24 बोल सकते हैं। ठीक है जी, समझ आती है ये चीज़। तो ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल सा, तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सी क्या है, ओ क्या है, आई क्या है, फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, आंसर्स कैलकुलेट होते जाएंगे। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको और डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है एनुअल कंजम्पशन इसे 1600 यूनिट्स। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट से ₹50 पर ऑर्डर। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया गया है से ₹20, और आपको कैरिंग कॉस्ट गिवन है से 20%। अब आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला के लिए मुझे क्या चाहिए, 2CO डिवाइडेड बाय I अंडर द रूट। तो COI अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं या डिटर्मिन कर लेते हैं क्या होगा, तो उसके बाद तो सिर्फ हमने फॉर्मूला में अप्लाई करना है, मेरा आंसर निकल जाएगा। C होता था एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन 1600 यूनिट्स, सीधा गिवन है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। यूनिट्स है तो इसका मतलब हमें आंसर यूनिट्स के अकॉर्डिंग निकालना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹50 पर ऑर्डर, डायरेक्टली गिवन है। कैरिंग कॉस्ट 20%। एक चीज़ ध्यान रखनी है, परसेंटेज के आगे अगर कुछ ना लिखा हो तो वील अज्यूम कि ये पर आनम ही है। ठीक, तो 20% पर आनम, पर मुझे क्या चाहिए, पर यूनिट पर आनम चाहिए है। तो जो भी पर यूनिट कॉस्ट है उस मटेरियल की, उसके ऊपर एक गिवन परसेंटेज हम अप्लाई कर देते हैं, तो ₹4 पर यूनिट पर आनम, ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला में डालते हैं, 2 × 1600 × 50 डिवाइडेड बाय 4 अंडर द रूट। तो देखें, सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो दिस कम्स टू 200 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब एक बारी में 200 यूनिट्स अगर हम खरीद के लेके आते हैं, चाहिए मुझे 1600 यूनिट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि 1600 की जगह 200 यूनिट्स। 1600 यूनिट्स को वो कहता है एक 200 यूनिट्स करके हम बारी बारी से परचेज करते हैं, और उसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट पूरे साल में कैलकुलेट हम करेंगे वो मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा EOQ का आंसर निकल जाता है। इसके साथ वो आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है, व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर, इसको छोड़ते हैं, नॉर्मल सा इक्वेशन। मैं आपको कहता हूं कि आपको 10 पेन्स चाहिए हैं, और मैं आपको बोलता हूं कि एक बारी मार्केट जाएंगे तो 2 पेन से ज़्यादा नहीं खरीद के लेके आएंगे। तो 10 पेन खरीदने के लिए कितनी बार मार्केट जाना पड़ेगा, 5 बार। 10 पेन चाहिए, एक बारी में 2, तो आपको 5 बारी जाके वो 10 पेन को खरीदना होगा। सेम यहाँ पर आपको चाहिए 1600 यूनिट्स, आपने बोला कि हम एक बारी में 200 यूनिट्स खरीदेंगे, तो कितनी बार ऑर्डर करना होगा आपको, बिल्कुल ठीक जी, आप कहते हैं कि 8 बारी हमें ये ऑर्डर करना होगा, तो हमें पूरे साल में 8 ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे। तो इसको अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं ये चीज़ को, दिस विल बी योर एनुअल रिक्वायरमेंट, कि जो आपको पूरे साल में यूनिट्स चाहिए हैं वो वाली वैल्यू, डिवाइडेड बाय यूनिट्स परचेज्ड इन वन ऑर्डर, एक बारी में जितने आप यूनिट्स परचेज करके आए थे, जो हमने EOQ की बात की थी कि एक बारी में हम 200 यूनिट्स खरीदने लगे। ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना करते हैं कि EOQ क्या होता है और इसको किस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। आई होप ये आपको लेक्चर समझ आ गया है। थैंक यू।